जो हमारा वीडियो होगा वो बेसिकली वीडियो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे बेसिकली हम बात करेंगे। आज हमारा पूरा कंसेप्ट होगा जो समझने का वो इसी पर होगा, पूरा फोकस कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उससे पहले पिछला वीडियो थोड़ा सा लिंक कर देते हैं। पिछले वीडियो में हमने कूलाम्ब्स लॉ की बात करी थी यानी कूलाम्ब के नियम की बात करी थी, जिसमें हमने बताया था कि दो आवेशित कणों के बीच, एक है आपका Q1 और एक है आपका Q2, इन दोनों के बीच की दूरी अगर r है तो इनके बीच लगने वाला जो बल है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। ये है बल के परिमाण के लिए फॉर्मूला। इसका पूरा डिटेल मैंने बताया था। जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखे हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, इलेक्ट्रोस्टैटिक 03 आपको मिल जाएगा लिंक, वहां से आप वहां से वॉच करने के बाद इस वीडियो को देखें तो आई थिंक आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ से पहले हम एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, पिछले वीडियो को लिंक कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। रिटर्न से नहीं कुछ होता कि हमें क्वेश्चन रिटर्न में नहीं मिला तो हमें नहीं समझ में, आपको कंसेप्ट सीखना है। तो यूरेनियम 92,238 कहा जा रहा है, यूरेनियम 92,238 का नाभिक विघटित हो गया, यानी यूरेनियम 92-237 का जो न्यूक्लियस है वो डिके हो गया। इसका जो न्यूक्लियस है यानी जो नाभिक है वो क्या हो गया, नाभिक का क्षय हो गया। नाभिक का क्षय हो गया, क्षय हो गया मतलब बोले तो इंग्लिश में डिके हो गया। तो डिके हो गया और इससे एक अल्फा कण उत्सर्जित हुआ। तो यहां से डिके हुआ तो एक अल्फा कण जो है माइनस हो गया इसमें से, यानी इसमें से एक अल्फा कण निकल गया। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में एक अल्फा कण निकल गया, तो कह रहा है जो विघटित नाभिक है और इस अल्फा कण के बीच आकर्षण बल के बीच वैद्युत बल का मान कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यानी अल्फा पार्टिकल और जो न्यूक्लियस है उनके बीच में कितना फोर्स होगा, उनके बीच में फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए यहां पर समझने की जरूरत यह है कि यूरेनियम 92-238 का मतलब है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 92। अगर इसमें से ध्यान से समझिएगा, अगर इसमें से न्यूक्लियस से एक अल्फा पार्टिकल निकल गया तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जो अल्फा पार्टिकल होता है, ध्यान से समझिएगा, जो अल्फा पार्टिकल होता है वो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिला के एक बंडल, ये दोनों मिला के ये एक पार्टिकल है, ये एक कण है और इसी कण का नाम है अल्फा। इसी कण का नाम क्या है, अल्फा कण, अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अब इस पे अगर जब इसमें से अल्फा कण निकला तो इसमें इसका न्यूक्लियस पे चार्ज कितना हो गया, पहले कितना चार्ज था न्यूक्लियस पे, तो 92 प्रोटॉन थे और एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस का ई, तो प्लस का ये था 92 ई था, पहले न्यूक्लियस पे पहले इतना चार्ज था। अब चूंकि इसमें से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकल गया है, लेकिन अगर चार्ज की लैंग्वेज में बोले यानी आवेश की मात्रा के हिसाब से देखें तो यानी इसमें से 2 प्रोटॉन निकला है एक तरीके से, यानी इस पे +2 प्रोटॉन का चार्ज कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस पर जो चार्ज बचेगा वो बचेगा प्लस का 2e, इसमें से माइनस हो जाएगा और बचेगा न्यूक्लियस पे चार्ज बचेगा प्लस का 90e बचेगा, इतना चार्ज बचेगा। तो अब बात समझ में आ गया। और आपको ध्यान रखना है अल्फा पार्टिकल जो होता है इस पे चार्ज होता है प्लस का 2e, क्योंकि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बनकर बना होता है। 2 प्रोटॉन पे मिला के चार्ज जितना होगा, न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होगा, तो कुल मिला के चार्ज कितना आएगा, प्लस का 2e आएगा। एकदम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो अब फाइनली हमको समझ में आ गया कि एक तो हमारा प्लस का 90e है, ठीक है, और दूसरा जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो है अल्फा पार्टिकल जिसपे चार्ज है प्लस का 2e। अब जब फोर्स निकालेंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस की भी जरूरत पड़ेगी, इनके बीच की डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस जो r है वो दिया गया है 9 इंटू 10 की पावर माइनस का 15 मीटर, ये भी दिया गया है। यानी न्यूक्लियस और इस अल्फा पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस है वो गिवन है 9 इंटू 10 की पावर माइनस का 15 मीटर। तो कह रहा है फोर्स कितना होगा, तो आई थिंक अब समझ में आ गया होगा आपको। फोर्स F बराबर आप क्या करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो प्लस का 90e हो जाएगा और प्लस का 2e हो जाएगा डिवाइडेड बाई जो भी डिस्टेंस है 9 इंटू 10 की पावर माइनस का 15 है,
इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके देखिएगा ये वैल्यू आएगी 512 न्यूटन आएगा। कैलकुलेशन तो आप देख ही लोगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तरीका समझ में आना चाहिए कि क्या किया गया इस क्वेश्चन में, कैसे क्वेश्चन पूछा था। तो उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को बार बार पॉज करके देखिए, जहां समझ में नहीं आ रहा अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइए, डाउट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चार्ज है जो कि प्लस क्यू है, आपसे कह रहा है एक चार्ज है प्लस का क्यू, कह रहा है इस चार्ज क्यू को ऐसे दो हिस्सों में बांटिए जिससे इनके बीच लगने वाला बल जो है वो अधिकतम हो। यानी इन दोनों चार्जेस को डिवाइड करना है ऐसे दो चार्जेस में जिससे इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो मैक्सिमम हो। तो यहां पर अगर मैं डिवीजन की बात करूं तो ऑप्शन दे सकता हूं। पहला ए ऑप्शन है Q/2 कॉमा प्लस का Q/2, आधा आधा Q/2 में बांट दें। दूसरा आपको ऑप्शन दिया गया है प्लस का 3Q/4 और है आपका Q/4, 1/4 3/4 इस तरीके से। सी ऑप्शन दिया है, ध्यान समझिएगा, सी ऑप्शन दिया है प्लस का 2Q/3 कॉमा प्लस का 2Q/3 और डी ऑप्शन दिया है आपका Q/4 कॉमा Q/4 इस तरीके Q/5 कॉमा Q/5, चलिए इसको नन ऑफ दीज एक ऑप्शन लिख लीजिए आप इस तरीके से, ठीक है। ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको चूज करना है कि वो प्लस क्यू की वैल्यू किसके ऐसे दो हिस्से कौन से हैं जिससे इनके बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो। तो देखिए आपको पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई जैसे y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है, ध्यान समझिएगा, यानी ये आपके मैथ में भी काम आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई फलन दिया है y(x) का फलन है, यानी y एज अ फंक्शन ऑफ x, तो फॉर मैक्सिमा या मिनिमा, इस पॉइंट को याद रखिएगा, फिजिक्स में भी कई जगह जरूरत पड़ती है। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, मैक्सिमा हो या मिनिमा दोनों कह सकते हैं, या तो मैक्सिमा या मिनिमा, दोनों में से किसी के लिए भी जो dy/dx है उसकी वैल्यू आप इक्वल टू 0 करोगे तो यहां से क्या होगा, x की वैल्यूज मिलेंगी। क्या मिलेगा, यहां से x की वैल्यूज मिलेंगी। अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने किया है उसका एक बार और डेरिवेटिव कर लेंगे, यानी एक बार और अवकलन कर लेंगे, दोबारा dy/dx का एक बार और अवकलन कर लेंगे, तो इससे आपको मिलेगा d2y/dx2। और ये जो चीज है, ये वाली जो चीज है, ये अगर ग्रेटर देन 0 है और एक केस है लेस देन 0 है, अगर ये ध्यान से समझिए, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये देगा हमें क्या, मिनिमा देगा। क्या देगा, मिनिमा। और अगर ये नेगेटिव है तो क्या देगा, मैक्सिमा देगा। यानी अगर d2y/dx2 की जो वैल्यू है, ठीक है, उस x पर d2y/dx2 की जो वैल्यू है उस x पर अगर ये पॉजिटिव यानी धनात्मक आ रहा है तो ये देगा निम्निष्ट। क्या देगा, निम्निष्ट, देख लीजिएगा यहाँ पर निम्निष्ट। और ये क्या देगा, मैक्सिमा यानी उच्चिष्ट देगा, उच्चिष्ट, ये आपने पढ़ रखा होगा कैलकुलस में, ठीक है, इस तरीके से। तो अब अगर मैं देखिए यहाँ पर ये है Q, अगर इस Q को दो पार्ट में डिवाइड किया जाए, एक बोलें कि चार्ज x है तो दूसरा पोर्शन जो बनेगा वो बनेगा Q-x। ये बात तो आपको समझ में आ ही रही होगी। मतलब अगर एक चार्ज इस कैपिटल Q का एक हिस्सा x है तो दूसरा हिस्सा Q-x ही होगा। तो बताइए जो फोर्स होगा, जो भी डिस्टेंस इनके बीच में होगी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपको पता है, Q-x Q1 यानी पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज। एक चार्ज हमने ये माना है, दूसरा चार्ज ये है। अब अगर हम देखें तो इसको मैं लिख सकता हूं कोई कांस्टेंट के और मल्टीप्लाई कर लूं Qx-x²। अब आप सबको पता है कि जो कैपिटल Q है वो तो पहले से फिक्स है, वो नियत मान है, वो कांस्टेंट वैल्यू है पहले से। खाली वेरिएबल वैल्यू कौन सी है, x है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर इसको हम y सोचें थोड़ी देर के लिए, अगर इसको हम f को y सोचें तो इसका मतलब y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है, यानी y x का क्या है, फलन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, वहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए करते हैं, dy आपको सीखने को मिलेगा, dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, k, ये हो जाएगा आपका q
डिफरेंशिएट करने पर, अवकलन करने पर, और ये बचेगा 2x, ये आपको आता है। और फॉर मैक्सिमा या मिनिमा के लिए क्या करेंगे हम, इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, और जैसे ही इसको इक्वल टू 0 करेंगे k डिवाइड हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, q माइनस 2x बराबर हो गया 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई q/2। तो अगर एक वैल्यू यहाँ से, अभी ठीक है, अभी ये कंफर्म नहीं है कि इस x पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी या मिनिमम वैल्यू मिलेगी, तो जो ये डेरिवेटिव आपने निकाला है dy/dx, ये आपने निकाला है k, और ये हो जाएगा q माइनस का 2x। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दें, तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ लग जाएगा d2y/dx2, और ये हो जाएगा k, ये कांस्टेंट था तो ये 0 हो जाएगा, और ये माइनस का आएगा कितना, ये हो जाएगा 2। तो फाइनली आएगा कुल मिला के माइनस का 2k, और आपको पता है k जो होता है ये पॉजिटिव वैल्यू होती है, यानी कुल मिला के d2y/dx2 जो है हमारा, वो कैसी वैल्यू आ गई, हमारी नेगेटिव वैल्यू आ गई। नेगेटिव वैल्यू जो है वो किसको बताती है, रिजल्ट क्या है, मैक्सिमा का रिजल्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x की वैल्यू प्लस का q/2 आ रहा है, ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। दोनों टुकड़े कैसे हो जाएंगे, एक हो जाएगा प्लस का q/2 और दूसरा q माइनस q/2 x की जगह रखोगे तो ये भी क्या होगा, प्लस का q/2 होगा। और फाइनली आपका आंसर ए वाला ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन आप बताइए एग्जाम में अगर इस क्वेश्चंस को करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा। आप इसी क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते थे, क्योंकि आप कंपटीशन में बैठे हो, वहां आपको मेथड नहीं देखा जाएगा, सीधे आपका आंसर देखा जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, देखो बड़ी सिंपल सी बात है, ये है Q, इसको मुझे ऐसे दो हिस्सों में बांटना है जिससे लगने वाला बल इनके बीच में अधिकतम हो। तो अधिकतम बल होने के लिए क्या जरूरी है कि दोनों आवेश का गुणनफल अधिकतम बने, यानी दोनों चार्ज का जो मल्टीप्लिकेशन है वो मैक्सिमम हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये इस Q को हम थोड़ी देर के लिए 10 मान लेते हैं। अब इस 10 के दो हिस्से करिए, इस 10 के दो हिस्से करिए, जिससे इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम कैसे बनेगा। मान लीजिए 1 है तो दूसरा वाला हिस्सा 9 होगा, तो 9 1 जा 9 बनेगा। दूसरा तरीका क्या हमारे पास, दूसरा है, देखिए दूसरा हमारे पास एक और ऑप्शन था, क्या, ये 2 ये 8, तो ये 16 बनेगा। तीसरा तरीका ये 3 है तो ये 7 हो जाएगा 21। अगला 4 6 24 बनेगा मल्टीप्लाई में। 5 तो दूसरा हिस्सा 5 5 5 जा 25। आगे अगर आप सोचोगे कि ये 6 कर दें 4 तो ये यही वाला केस बन जाएगा, तो आगे यही वाले सारे केस बनेंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 5 × 5 25 मैक्सिमम है, यानी वैल्यू 10 थी और इसके दो हिस्से जो होंगे वो 5 5 करने पर मैक्सिमम मिलेगा। यानी अगर ये Q है तो इसका हाफ वैल्यू हो जानी चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो सबसे पहले हम समझेंगे वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, एक एक पॉइंट समझेंगे। वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या चीज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जरा इसको समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसको समझने के लिए आप कूलम्ब्स लॉ पे आइए। पहले कूलम्ब्स लॉ क्या है, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, और दोनों चार्जेस के बीच कुछ डिस्टेंस है। कितना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हम ले लेते हैं r है। अगर मैं कहूं इस पे फोर्स कितना लगेगा तो आपका आंसर होगा सर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। अब मैं बार बार यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जब कुछ नहीं बोला है तो यहाँ पर एयर ही हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। इनके बीच का जो माध्यम है वो क्या है, एयर है, हवा है, निर्वात है, जो भी बोले आप। तो अब सवाल यहाँ पर ये था कि भाई ये जो चार्ज है इस पे फोर्स लगा रहा है और ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है, और दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के लगा रहे हैं, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, यानी न्यूटन्स के लॉ को ओबे हो रहा है ये, ठीक है, न्यूटन्स का लॉ ओबे हो रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है, यहाँ पे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि क्यों आखिर में इन दोनों के बीच कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, उसके बाद भी फोर्स लग रहा है। तो इसका आंसर ये है कि इस पे फोर्स इसलिए लग रहा है क्योंकि ये वाला जो चार्ज है, ये वाला जो Q1 चार्ज है वो इस Q2 वाले लोकेशन पर, इस Q2 वाली जगह पर विद्युत क्षेत्र बना रहा है अपना। क्या बना रहा है, विद्युत क्षेत्र बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है अपना इस पॉइंट पर। तो सवाल ये भी आएगा कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ध्यान से समझिएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाएगा, ये वाला बनाएगा, और इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाएगा, ये वाला बनाएगा। समझिए, कंसंट्रेट होकर समझिए। इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये बना रहा है Q1, और इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये बना रहा है Q2। तो सवाल ये है कि Q1 कितना बना रहा है यहाँ पर, और सवाल ये है कि Q2 यहाँ पर कितना बना रहा है। तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, एक
शॉर्टकट बताता हूं याद रखने का तरीका। इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इस जगह के चार्ज को ढक लो, ढक लिया मैंने, ये देखिए। और जो फॉर्मूला फोर्स वाला है उसमें से ये Q2 वाला चार्ज क्या कर दो, गायब कर दो, जिसको ढका है। तो ये जो चीज बना, अब ये जो चीज बना, ये जो चीज बना, ये यहां पे देखिए, ये जो चीज बना, ये जो रेड मार्क कर रहा हूं, ये Q1 के द्वारा Q2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जिसको हम E से लिखते हैं, ना कि F से लिखते हैं। एक लाइन में समझ में आ गया। अब आप देखिए, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाया, बाई Q1 1 के द्वारा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 कैसे बनेगा, तो सीधी सी बात है, जो अभी फोर्स वाला अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन क्या होगा, R का स्क्वायर होगा। और अभी मैंने क्या बताया था, इस बार अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालना है तो मैं यहां वाले चार्ज को ढक लूंगा, यहां वाले आवेश को ढक लूंगा, और इसमें से Q1 को क्या कर दूंगा, मैं इसमें से Q1 को गायब कर दूंगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 की वजह से यहां निकल आएगा। ये है तरीका। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कब Q1 इंटू Q2 करना है, केवल कब Q करना है। तो इसको समझने के लिए आप क्या करिए, इसके लिए डेफिनेशन को समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सबसे पहले कोई पूछे तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है चार्ज। कौन बनाता है, चार्ज। और उस चार्ज का जो नाम होगा वो कौन सा चार्ज कहलाएगा, सोर्स चार्ज, यानी स्रोत आवेश। कौन कहलाएगा, स्रोत आवेश। ध्यान रखना है, बिना आवेश के विद्युत क्षेत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। विदाउट चार्ज देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख लीजिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। तो स्रोत आवेश जो होगा वो क्षेत्र बनाएगा, और उसके क्षेत्र में जितने भी दूसरे आवेशित कण आएंगे, उसके फील्ड में जितने भी चार्ज पार्टिकल आएंगे, उन सभी चार्ज पार्टिकल पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो सोर्स चार्ज है ये अपना एक एरिया रीजन कवर करता है। वो कहता है कि मुझे इतने एरिया में अपना फील्ड बनाना है, और मेरे फील्ड में कोई भी आवेश आएगा, कोई भी चार्ज आएगा, तो मैं उस पर फोर्स लगाऊंगा। अब इसी से डेफिनेशन बनाने के लिए क्या किया गया, एक सोर्स चार्ज लिया गया, यानी परिभाषित करने के लिए, और एक काल्पनिक आवेश लिया गया। कैसा आवेश लिया गया, काल्पनिक आवेश लिया गया, काल्पनिक आवेश लिया गया। और उस काल्पनिक आवेश का नाम, इमेजिनरी चार्ज का नाम बोला गया इमेजिनरी चार्ज। इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में ही 12th के वीडियो का जब इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें मैंने सबसे पहले यही बात आपको बताया था डिस्कशन में सिलेबस के, कि इमेजिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर काल्पनिक एक आवेश लेते हैं, और उस आवेश का नाम बोल दिया, उस चार्ज का नाम बोल दिया टेस्ट चार्ज, यानी परीक्षण आवेश। क्या नाम दे दिया इसका, परीक्षण आवेश। समझिएगा बात को, तब आपको दिमाग में कंसेप्ट को सेट करना है मुझे। तो कैसे सेट करूंगा ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। परीक्षण आवेश, और इसका एक सिंबल भी बना लिया साइंटिस्टों ने, Q0। Q0 एक सिंबल बना लिया, और इस आवेश को बोला ये धनावेशित माना जाएगा। कैसा माना जाएगा, धनावेशित। जब तक क्वेश्चन में कुछ ना कहे तो परीक्षण आवेश कैसा रखना है, धनावेशित, यानी पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज रखना है, पॉजिटिवली चार्ज रखना है। और ये जो टेस्ट चार्ज है ये कैसा होना चाहिए, तो ये हल्का होना चाहिए। वजन में कैसा होना चाहिए, हल्का, यानी लाइट होना चाहिए। और इस पर जो चार्ज की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ चार्ज होना चाहिए बहुत ही नेग्लिजिबल होना चाहिए। यानी जो चार्ज का वैल्यू है वो कूलम, जैसे लिखते हैं 2 कूलम 3 कूलम, इस तरीके से ये जो वैल्यू होनी चाहिए कुछ ऐसा होना चाहिए, 0.0000001 कूलम, इस तरीके का होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ऐसा क्यों मान रहे हैं, ऐसा इसलिए मान रहे हैं क्योंकि जब ये हल्का होगा तो जब सोर्स चार्ज के फील्ड में रखा जाएगा, ये आपको ही पता है, अगर एक चार्ज यहां पर मैं रख दूं, ये प्लस क्यू, और इसका नाम बोल दिया मैंने कौन सा चार्ज, सोर्स चार्ज बोल दिया। क्या बोल दिया, सोर्स चार्ज। और इस सोर्स चार्ज ने, मान लीजिए ये पूरा ये रेड सर्कल वाला जो एरिया इसका, इसने अपना एक फील्ड बना लिया। सपोज करिए ये अपना क्या बना लिया, एक फील्ड बना लिया। अब इस फील्ड में मैंने जैसे ही टेस्ट चार्ज को रखा, यानी परीक्षण आवेश को रखा, ये वाला सोर्स चार्ज क्या करेगा, इसका, इस सोर्स चार्ज का यहां पर फील्ड है, तो ये प्लस है, ये प्लस है, तो क्या करेगा, इसके फील्ड में आया तो इस पे एक फोर्स लगा देगा इधर।
अगर ये लगाएगा इस पे 10 न्यूटन, तो ये आपको पता है अब चार्ज तो ये भी है आवेश, तो ये भी अपना फील्ड बनाएगा यहां पर, और ये भी फोर्स लगाएगा इस दिशा में, और कितना बल लगाएगा, तो ये भी 10 न्यूटन का बल लगाएगा, ये भी कितना फोर्स लगाएगा, ये भी 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा। तो सवाल ये है कि जब दोनों एक दूसरे पर बराबर फोर्स लगाएंगे तो मोशन किसका होगा। सीधी सी बात यह है कि F बराबर आपने पढ़ा है ma और A बराबर होता है F अपॉन m, एकदम बेसिक बात। F दोनों में सेम है तो A का मास के साथ कैसा रिलेशन आएगा, उल्टा, यानी मास जिसका कम होगा वो त्वरित ज्यादा होगा, एक्सीलरेट ज्यादा होगा, और जिसका मास ज्यादा है यानी वजन ज्यादा है वो एक्सीलरेट बहुत कम होगा, ना के बराबर होगा। इसलिए हमने सोर्स चार्ज को हल्का रखा है, ये एक कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब ये है, अब हमको ये समझ में आ गया ये सोर्स चार्ज है, ये हर इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ पर ये इस पॉइंट पे भी फील्ड बना रहा है, इस पॉइंट पे भी फील्ड बना रहा है, इस पॉइंट पे भी फील्ड बना रहा है, इस पॉइंट पे भी फील्ड बना, हर पॉइंट पे इसके क्षेत्र की तीव्रता है, इसके क्षेत्र की ताकत है, फील्ड की इंटेंसिटी है। तो इस इंटेंसिटी को, ताकत को कैसे मापा जाए, तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसी आवेश को जगह जगह ले जा, अलग अलग पॉइंट पे रखो, जहां पर बल ज्यादा लगेगा हम कहेंगे यहां पर ताकत ज्यादा है, बड़ी सिंपल सी बात है। तो इसके लिए ये डिफाइन किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाला जो भी बल है, अगर इसको एकांक बोलेंगे, 1 बोलेंगे, तो E की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, F के बराबर हो जाएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू आंकिक मान E का F के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि E इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट, यानी एकांक परीक्षण धन आवेश पर कितना बल लग रहा है उसी को कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की जरा हम बात कर लें, ध्यान समझिएगा, आपको कंसेप्ट भी दिमाग में बैठाना है, आपको फॉर्मूले भी रिकॉल करने, ये दोनों बातें आप बिल्कुल ना भूलें। तो यहां पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका डायरेक्शन वही होगा जो डायरेक्शन, किसी पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन वही होता है जहां, जो उस पॉइंट पर अगर हम कोई परीक्षण धनावेश रख दें तो उस पर जिधर बल लगेगा, मींस टेस्ट चार्ज पर किसी पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन वही होता है जो कि उस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन होगा, मतलब जो फोर्स का डायरेक्शन होगा टेस्ट चार्ज पर वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो आई थिंक यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन भी समझ में आ गया। अब हम जरा ये समझ लेते हैं, तो यहां से नोट डाल के पहला पॉइंट लिखा जाएगा क्या, कि यहां से फोर्स का फॉर्मूला समझ में आया, जिस पॉइंट पे फोर्स निकालना है उस पॉइंट पे ये देखो कि फील्ड की ताकत कितनी है और कौन सा चार्ज रखा है। जरूरी नहीं है कि हर बार टेस्ट चार्ज ही रखा जाए, मतलब ये जरूरी नहीं है कि हर बार परीक्षण धनावेश ही रखा जाए। सिंपल सी बात है, किसी बिंदु पर क्षेत्र की ताकत E है और वहां पर जो आवेश रखा है, फिलहाल यहाँ Q नॉट लिया है, तो इनका मल्टीप्लाई करो तो उस जगह पर निकल जाएगा क्या, फोर्स निकल जाएगा। एकदम सिंपल भाषा में समझ में आना चाहिए आपको। और यहां से 2 पॉइंट और राइज होते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है, धनावेश अगर है, तो उस पर जो बल की दिशा होगी वो क्षेत्र की दिशा में लगेगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, या ऐसे समझ सकते हो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फोर्स भी उधर ही लगेगा। और नेगेटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, सपोज करिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और यहां पर भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता हूं ऐसे, ठीक है। अब अगर एक पॉजिटिव चार्ज यहां रखा जाए तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, और अगर एक नेगेटिव चार्ज रखा जाए तो इससे फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, अपोजिट होगा। फोर्स का डायरेक्शन किधर लेना है, अपोजिट लेना। आप इसको कई तरीके समझ सकते हो, अगर ये प्लस होगा तो वेक्टर फॉर्म बनाएंगे तो इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब F और E सेम डायरेक्शन में। अगर यहां पर हम नेगेटिव लगा देते हैं तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज लेते हैं, तो यहाँ नेगेटिव लगाने का मतलब ये है कि फोर्स, अगर आपको मैं ऐसे लिख के दूं A बराबर 2B माइनस लगा दूं तो A और B कैसे हो गए, एक दूसरे के विपरीत हो गए,
हाँ, ए सदिश का परिमाण बी के परिमाण का दुगना है, लेकिन ए और बी दिशा में कैसे हो गए, विपरीत हो गए। ये बात भी यहां से समझ में आनी चाहिए। तो अगर नेगेटिव होगा तो एफ और ई कैसे हो जाएंगे, अपोजिट। ई इधर, ये ई का डायरेक्शन है इधर की तरफ, फोर्स इधर लग गया। यहां पर देखिए ई का डायरेक्शन इधर है और ये पॉजिटिव, तो इस तरीके से फोर्स का डायरेक्शन इधर हो गया। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको नोट नंबर 2 लिखना है। क्या चीज, तो ये पॉइंट लिख लीजिएगा। नोट नंबर 2 क्या, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक जगह, एक ऐसी जगह जहां पर किसी आवेश को रखने पर उस पर बल लगता है, ये जगह है। और विद्युत क्षेत्र को नापने के लिए ई शब्द यूज किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शब्द, उसी की बात हो रही है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी राशि है, तो ये सदिश राशि है। सदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक मतलब इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट होगी, देखिए यहां से न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। और ध्यान रखिएगा इसकी एक और यूनिट होती है, दैट इज वोल्ट पर मीटर, जो आगे आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप याद रखिए, 2 यूनिट याद रखिए, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, ठीक है। अच्छा, इसका डायमेंशन क्या होगा, इसकी बीमा क्या होगी, तो सीधी सी बात है, इधर फोर्स है इधर चार्ज है। फोर्स का होता है mlt माइनस, और चार्ज का होता है at। और इस तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा ml t की पावर -3 a की पावर -1, ये हो जाएगा इसका डायमेंशन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये यहां पर समझने की ये जरूरत है कि एक पॉइंट चार्ज कितना फील्ड जनरेट करता है, बिंदु आवेश कितना क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करता है। ये यहां पे समझने वाली बात क्या है हमारे लिए, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने हो गए एक बिंदु आवेश के कारण। तो अगला पॉइंट होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी बिंदु आवेश के कारण, लिख लीजिएगा बिंदु आवेश के कारण, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये रहा एक बिंदु आवेश, और इस बिंदु आवेश से r दूरी पर हमें क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो क्षेत्र की तीव्रता नापने के लिए क्या करते हैं, क्षेत्र की तीव्रता नापने के लिए हम एक टेस्ट चार्ज रखते हैं। टेस्ट चार्ज मतलब एक हम परीक्षण आवेश रखते हैं, और इस परीक्षण आवेश पर कितना बल लगेगा, तो कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन r का स्क्वायर। और मैंने अभी बताया कि अगर इस जगह पर क्षेत्र का परिमाण निकालना है तो फोर्स वाले फॉर्मूले में उस चार्ज को हटा दो जो चार्ज यहां पर रखा हुआ है, तो मैंने हटा दिया, तो यहां फॉर्मूले से भी हटा दिया, तो ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। बड़ी सिंपल सी बात है। ये है बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र की तीव्रता। और ध्यान रखें कौन सा चार्ज रखा जाता है, हमेशा रखा जाता है सोर्स चार्ज, यानी सोर्स चार्ज यानी स्रोत आवेश। हमेशा कौन सा आवेश रखा जाता है, स्रोत आवेश रखा जाता है फॉर्मूले में, ये पॉइंट ध्यान रखना है। और बिंदु आवेश के कारण ई का आर के साथ ये संबंध भी ध्यान रखना है। आगे और भी फॉर्मूले आएंगे जिसमें अलग अलग टाइप से आर का रिलेशन होगा, तो ई का आर के साथ ये रिलेशन है। और अगर ई और आर का ग्राफ बनाया जाए, ई और आर का ग्राफ बनाया जाए, ई वर्सेस आर का अगर ग्राफ बनाया जाए, तो हमेशा ध्यान रखें जब दो वेरिएबल, जब दो चर राशियां एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती संबंधी हो, संबंध बने, तो इसको हमें ऐसे दिखाना है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक अतिपरवलयाकार, कुछ इस तरीके से दिखाना, हमें ऐसे दिखाना है। ये डायग्राम है इसका, आर क्यू ये स्क्वायर, इस तरीके से रिलेशन रहेगा। तो आई थिंक आपको विद्युत क्षेत्र क्या चीज होता है और विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है और कैसे फिर बल लगता है, ये सारी बातें समझ में आनी चाहिए आपको। और यही चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, कि अगर इस आवेश के बीच में, इस आवेश के बीच में, इस आवेश और इस पॉइंट पी के बीच में अगर हम कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भर दें, क्या भर दें, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, यानी परावैद्युतांक माध्यम आ जाए, समझना इस बात को, कोई माध्यम है और उस माध्यम का परावैद्युतांक है कैपिटल के, तो इस फॉर्मूले में कुछ नहीं करना है, एप्सिलॉन के साथ चिपका देना है, के चिपका देना है, और इस तरीके से Q/R² हो जाएगा। और आप सबको पता है
कि के जो होता है वो एक से, पिछले वीडियो में बताया था, अनंत के बीच में होता है। इसीलिए हमेशा एयर में जो क्षेत्र की तीव्रता होगी वो और माध्यम की तुलना में क्या होगा, कम होगा, क्योंकि के का मान ज्यादा होता है एक से हमेशा, तो ये क्या करेगा, इस वैल्यू को कम कर देगा। तो आई थिंक आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के आगे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इनको यूज कैसे करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, फिर धीरे 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 हमको कंसेप्ट धीरे धीरे समझ में आएगा। और बीच बीच में हम क्वेश्चंस भी लेते रहेंगे न्यूमेरिकल, जिससे आपको कंसेप्ट भी क्लियर होता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।